मार्केट के महारथी हेलियोस इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशॉ ईरानी। दिनशॉ सर, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए सर। ट्रंप को थोड़ा बाजार इग्नोर मार रहा है और हम देख रहे हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी बाजार में आ रही है सर। आज हो सकता है कि एक अलग दिन है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, अदरवाइज बाजार थोड़ा मेच्योरली बिहेव कर रहा है। ट्रेजेक्टरी आप क्या देख रहे हैं सर? ये जो चिंता थी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर यूएस ईरान को लेकर, इसको इग्नोर करके बाजार आगे बढ़ पाएगा अर्निंग्स के दम पर, या फिर ये हेडेक बना रहेगा एक? अब पहले तो धन्यवाद अभिषेक जी आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली जब बाजार की अगर जो बात करें तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चालू है वो एक्चुअली फरवरी एंड से चालू हुई थी। मार्च में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था हमारे ऊपर, एटलीस्ट इंडिया के ऊपर, और फिर अप्रैल में बहरहाल निकल ही गया था। पर जून पहला महीना था ऐसा जब इंडिया ने आउट परफॉर्मेंस चालू की विजावी ग्लोबल मार्केट्स को लेके, मतलब इमर्जिंग एशिया देखें आप, या तो इमर्जिंग मार्केट देखें, या तो वर्ल्ड इंडेक्स देखें, इंडिया ने बहरहाल बेहतर किया था वो महीने में। आई थिंक वो जो था, जो हमारा हमने जो वर्ल्ड मार्केट से बेटर किया, वो देख के मुझे लगता है कि एफपीआई ने वापस इंडिया को देखना चालू किया। और दूसरा ये मत भूलिए कि हमारी जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस थी वो काफी हद तक डटी रही। आई मीन जब लड़ाई चालू हुई फरवरी 28 को, तब सबने यही सोचा था कि मार्च खराब महीना है तो क्वार्टर भी शायद खराब हो जाए, पर बहुत ही बढ़िया नंबर आए थे क्वार्टर के जो रिपोर्ट हुए थे। जून क्वार्टर का भी यही सोचा था सबने कि ये तो बहुत ही खराब होगा इंडिया के लिए, क्योंकि हम 5 मिलियन बैरल इंपोर्ट करते हैं रोज के क्रूड के, कच्चे तेल के, तो उसको चलते हमें मार पड़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। पर जून के क्वार्टर के भी जो नंबर अभी तक आए हैं बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन नंबर आए उल्टे। और इनमें भी आप देखिए जो मिड और स्मॉल कैप्स हैं उन्होंने तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। मतलब 30-40% ग्रोथ कंसिस्टेंटली दिखाते रहे हैं एटलीस्ट द स्मॉल कैप यूनिवर्स, और मिड कैप 20% से ज्यादा ग्रोथ दिखाते रहे कंसिस्टेंटली। अर्निंग्स की बात करें तो ये सब देख के मुझे लग रहा है कि जरा एफपीआई भी समझ गए, इन्वेस्टर्स भी समझ गए, निवेशक जो है वो भी समझ गए हमारे डोमेस्टिक वाले, कि इतना बुरा हाल नहीं है। बहरहाल ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका हम तो कुछ बोल नहीं सकते कब खत्म होगा, लेकिन एक चीज बिल्कुल निश्चित है कि जब भी ये खत्म होगा क्रूड जोरों का नीचे आएगा, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम है हॉर्मुज़ स्ट्रेट का, और जिस दिन वो स्ट्रेट खुल जाएगा तो एक्चुअली सरप्लस तो यूएस से भी आ रहा है 5 मिलियन बैरल, और प्लस ईरान को अलाउ कर देंगे 3 मिलियन वहां से आ जाएगा, प्लस वेनेजुएला के नए जो कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम होंगे वो से भी आने वाला है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि क्रूड ये लेवल पे नहीं सस्टेन कर सकता और जोरों का नीचे गिरेगा। और लास्ट टाइम भी देखा था आपने, जब ये हुआ था, जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्रूड तो 70 के नीचे आ गया था जोरों का, ब्रेंट, और WTI तो 65 के नीचे चला गया था डॉलर। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि यहाँ पे भी ये होगा, इसलिए बिल्कुल कोई चिंता नहीं लग रही है बाजार में। हमें लग रहा है कि अभी ये मौका है मार्केट का आपको एक्यूमुलेट करने का। आगे चल के हमें लग रहा है कि ग्रोथ इंडिया में आ चुकी है और सस्टेन रहेगी। दिनशॉ सर, अगर हम हेलियस की बात करें, आपके अपने फंड हाउस की बात करें, तो क्या कैश लेवल से सर, या फिर पूरी तरह से आप इन्वेस्टेड हैं, या फिर अगर कैश है तो आप फटाफट अब इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं? जी, हम कभी कैश रखते ही नहीं, हमारे पास होगा भी तो शायद 1-8% आपको दिख जाएगा मंथ एंड तक, वो भी डिप्लॉय हो चुका होगा अभी तक, क्योंकि जो दिन में आता है वही कैश रहता है हमारे पास, नहीं तो हम तो रेगुलर डिप्लॉय करते रहते हैं। हमारा यही बिलीफ है कि इंडिया जैसे बाजार में जब इतनी बढ़िया ग्रोथ दिख रही है हमें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाता है जहां पे हम हमारा एक्सेस कैश डिप्लॉय करते हैं। और हमें पता है कि आप कैश रखोगे तो आप ट्रेस में जो 5-6% कमाओगे, लेकिन ओवरऑल बाजार में इतने आइडिया आपको मिल जाएंगे जो आपको शायद 6 क्या ज्यादा ही आपको रिटर्न दे सके, और फ्यूचर में तो ज्यादा ही ग्रोथ देख सके। तो इसलिए हम हमेशा अब फुली डिप्लॉयड रहते हैं, और जब भी हमें दिखता है कि एक अननेसेसरी करेक्शन आया है मार्केट में, और हमारे स्टॉक्स में हमें दिखे अच्छे भाव, हम वहां पे भी ऐड करते रहते हैं। तो इसलिए आपको शायद ही कोई कैश दिखे हमारी बुक्स में।
जी। दिनशा सर, अचानक से हम ये देख रहे हैं कि आईटी सभी को अच्छा लगने लगा है। अब ऐसा नहीं कि फंडामेंटल्स अचानक से बहुत अच्छे हो गए हों। हो ये रहा है कि थोड़ा फाइज भारत में लौट रहे हैं, तो उनका पैसा हम देख रहे हैं कि आईटी सर्विसेज वाले शेयरों को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपका भी व्यू आईटी को लेकर चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड बाकी चीजें उनके फंडामेंटल्स को लेकर? जी एक्चुअली आईटी का जो ग्रोथ मतलब भाव की जो ग्रोथ हुई है, अर्निंग्स की तो कोई ग्रोथ हुई नहीं है, उल्टा अर्निंग्स तो खराब ही हो रही है इनकी। और देख ही लिया आपने इन्फोसिस के नंबर, टीसीएस सबने डाउनग्रेड ही किया आगे चल के, सारे बड़े वालों के एटलीस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि उसको देख के कोई एक्साइटमेंट हुई है। बहरहाल जो लास्ट हमने चेक किया था, तब हमें यही लग रहा था कि शायद शॉर्ट कवरिंग की वजह से ज्यादा बढ़ा हुआ है भाव का, क्योंकि जो एफपीआई है उसके तो पैसे नए गए नहीं है आईटी में, और दिखे नहीं हमें एक्चुअली जाते हुए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां से हुआ है, मेनली आई थिंक डोमेस्टिक निवेशकों और प्रॉब्ली शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ है। दूसरा जो आपने बोला हमारा व्यू चेंज हो रहा है, जी नहीं, आज की तारीख में तो नहीं हो रहा है। वैल्यूएशन काफी गिर चुके हैं, मतलब काफी अपीलिंग लग रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि लार्ज कैप में तो एटलीस्ट एक वैल्यू ट्रैप सा बन रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमने कॉल सुने उनमें यही था कि जो एआई के कॉन्ट्रैक्ट आज की तारीख में मिलते हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 4 से 5 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब बेसिकली आप एआई डिप्लॉय कीजिए और फिर आप निकल जाइए वहां से और नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड कीजिए किसी और कंपनी में टू डिप्लॉय द एआई। उसके चलते हमें ये लग रहा है कि जो छोटी कंपनियां हैं वो शायद बेटर प्लेस्ड होंगी टू कैप्चर दिस टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। इसलिए शायद छोटों में आपको ज्यादा ऑप्शन दिख जाए, बड़ों में तो बिल्कुल ही हमें कोई कंफर्ट नहीं आ रहा आज की तारीख में यहां से। जी। दिशा सर, इन्वेस्टिंग अप्रोच में क्या बदलाव करने की जरूरत है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये ट्रू मार्केट सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर नहीं रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर थोड़ी सी अलग है। मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। तो क्या थोड़ी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को बदलने की जरूरत है? को बदलने की जरूरत नहीं होती है। हमारी तो फिलॉसफी बड़ी सीधी सी है कि हम एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग करते हैं, जिसमें हमें पहले स्टॉक रिजेक्ट करते हैं और जो बच जाता है वही देखते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब रिजेक्ट करते हैं ऑन बैड पैरामीटर्स। तो इसलिए जो पूल बच जाता है वो शायद अच्छा ही होगा, इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें, और स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाता है। तो हमारे ये पूल में हमें काफी मिक्स मिलता है, लार्ज कैप मिलता है, मिड कैप मिलता है, स्मॉल कैप मिलता है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते रहते हैं कहाँ पे क्या डालना है। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 4 क्वार्टरों में, सितंबर 25 से शुरू करते हैं अगर जो, तो मिड कैप स्मॉल कैप की जो ग्रोथ आई वो बहरहाल बहुत ही बढ़िया थी एज कंपेयर टू लार्ज कैप। लार्ज कैप की ग्रोथ, आई थिंक मैक्सिमम ग्रोथ जो हमने देखी वो दिसंबर क्वार्टर में देखी थी, जहां पे शायद 13% ग्रोथ दिखाई थी। ये एनएसई 500 की बात कर रहे हैं, जहां पे ओवरऑल ग्रोथ तो इंडेक्स की शायद 18% थी, लार्ज कैप ने 13% दिखाई थी, और मिड और स्मॉल ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया ग्रोथ दिखाई थी। मार्च में भी यही हुआ, मार्च में तो उल्टा लार्ज कैप की ग्रोथ शायद 6% रह गई थी, और मिड और स्मॉल कैप में शायद 28% और 40% के आसपास थी। और ये क्वार्टर में भी आप मानेंगे नहीं, अभी तक जितनी भी रिपोर्ट हो चुकी है, लार्ज कैप की ग्रोथ रेट बहुत ही कम है, मिड और स्मॉल कैप की बहुत ज्यादा है। और ये इसलिए है क्योंकि जो कंपोजिशन है लार्ज कैप का, उसमें हैवी वेट्स है आईटी सेक्टर, वहां पे तो कुछ हो नहीं रहा। एफएमसीजी, वहां पे भी आपको मिड सिंगल डिजिट से हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखती है। फिर कमोडिटी सेक्टर हो गया, जहां पे हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो सेक्टर एक काफी, बैंकिंग है, बीएफएसआई है, जो काफी हैवी वेट्स है वहां पे, तो उसके चलते ग्रोथ इतनी बढ़िया नहीं आती है। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में काफी वाइब्रेंट सेक्टर होते हैं, वहां पे न्यू एज कंपनी सारी वहां पे भर के पड़ी हुई है, ऑटो एंसिलरी सारी भर के पड़ी हुई है, केमिकल कंपनीज, फार्मा कंपनी सारी ऐसे, मतलब अलग अलग से अतरंगे से सेक्टर है यहाँ पे, जो ग्रोथ प्रोवाइड करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ आपको ज्यादा दिखती है। तो आप भी हमारा पोर्टफोलियो देखें तो आप यही देखेंगे कि हमारा मिक्स अभी आस्ते आस्ते शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप्स। और इनफैक्ट हम तो इतने बुलिश हो गए थे कि हमने मार्च में ही एक पीएमएस लॉन्च किया था ओनली फॉर मिड एंड स्मॉल कैप्स, इमर्जिंग स्टार पीएमएस करके हमने किया था, और एआईएफ
जुलाई में हमने जुलाई में लॉन्च किया, ये महीने में लॉन्च किया, लास्ट महीने में लॉन्च किया, जो अगेन इमर्जिंग स्टार एआईएफ था। तो हमें तो बहुत ही बुलिश लग रहा है मिड एंड स्मॉल कैप। और वैल्यूएशन देखें तो आपको शायद स्टैंड लोन महंगे दिखेंगे, लेकिन अगर जो आप ग्रोथ डिस्काउंट करेंगे उसमें, कि हमेशा वैल्यूएशन स्टैंड लोन आपको समझ नहीं आता कि क्या होती है, मतलब दो स्टॉक सेम वैल्यूएशन के आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस में डालें, तो ग्रोथ देखेंगे उसके बाद कि ग्रोथ किस में ज्यादा है, उसी में आप डालेंगे पैसा। तो उसके हिसाब से आप देखें पीईजी जिसको बोलते हैं, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ, तो उसके हिसाब से सबसे महंगा फिर लार्ज कैप हो जाता है, जो पीई में सबसे सस्ता दिख रहा है, क्योंकि ग्रोथ वहां बहुत कम है लेकिन पीई भी बहुत कम था, शायद 17 का पीई है और ग्रोथ भी कोई 11-12 की है, तो पीईजी बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि आप मिड और स्मॉल देखें तो शायद सबसे सस्ता स्मॉल कैप ही दिखेगा, जिसका पीईजी शायद 1 के आसपास है, और मिड कैप का पीई 1 पीईजी 1.1 1.2 के आसपास है। तो इसलिए हमें यहीं पे कंफर्ट भी है कि फंडामेंटल भी कंफर्ट है, ग्रोथ का भी कंफर्ट है। तो इसलिए आई थिंक वही सेगमेंट है जहां पे आपको देखना पड़ेगा, जहां ग्रोथ है। और 12 जो आपने बोला एफपीआई, जो एफपीआई आज की तारीख में आ रहे हैं वो एक्टिव मनी आ रहा है हमारे मार्केट में, और एक्टिव मनी हमेशा ग्रोथ चेस करता है, जहां पे ग्रोथ दिखेगी वहीं पे डालेंगे वो पैसे। जी दिनशा सर, एक आखिरी सवाल। कई बार क्या होता है ना कि जब न्यूज रूम से निकल के बाहर जाते हैं तो सीधे लोग यही पूछते हैं कि शेयर बता दो आप। मतलब किसी को ना, मतलब बड़ी बड़ी बातें सुन पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके कंप्लायंस अलाउ करें, आप बता सकते हैं सर कि कौन से 4-6 शेयर से जो आपने बड़े डीपली स्टडी किए हैं, और जो आपने कहा ना कि आपकी जो अप्रोच है कि आप पहले शेयरों को रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद जो पूल बचता है उसमें से छांटते हैं, तो ये आम लोगों के लिए तो बड़ा कठिन काम है। जरा इसको आसान कीजिए सर, अगर आप बता पाए तो एक्चुअली बहुत ही सिंपल है मेरा जवाब। तो कि आप मेरा पोर्टफोलियो ले लीजिए, फ्लेक्सी कैप लीजिए या मेरा स्मॉल कैप या मिड कैप ले लीजिए, उनमें से टॉप 5 जो है होल्डिंग्स वो आप देख लीजिएगा। सारी हाई कन्विक्शन बेट्स होती है हमारी, और वो ही हमें लगता है कि कंफर्ट वहां पे है, तो वो देख लीजिएगा। भारत में नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, वैसे ही जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे कंप्लायंस वाले हमेशा मुझसे बड़े नाराज रहते हैं जब मैं चैनल पे जाके कुछ बोलता हूँ, तो मुझे और नाराज नहीं करना उनको। तो आप सिंपल वही है कि आप मेरे पोर्टफोलियो देख लीजिए, जुलाई का भी आने वाला है, आई थिंक 7-8 तारीख तक निकल आएगा जुलाई का पोर्टफोलियो, तो उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है दिनशा सर, समझदार को इशारा काफी, और आपने इतनी मदद कर दी है। उम्मीद करेंगे कि जो दर्शक हैं वो चीजों को स्टडी करेंगे, उसके बाद अपने डिसीजन ले लेंगे सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और अपने बहुत ही ब्यूटीफुल इनसाइट्स प्रोवाइड कराने के लिए।